नमस्कार आप सभी को। बीपीएससी 65वीं ऑप्शनल ज्योग्राफी इसके लिए पहला क्लास है और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपसे कुछ चर्चा किया था कि हम इस एग्ज़ाम के लिए जो हमारा मिशन है, हमारा जो प्रयास है, उसमें किस प्रकार हम 200 प्लस के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कल था, आज एक पहली क्लास है जिसमें हम यहाँ से हम अपनी बातों को बढ़ाएंगे और जहाँ तक हो सकता हो परफेक्शन से हम 200 प्लस मार्क्स लाने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करेंगे। इन बातों को, जिन बातों को मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखेंगे भी और साथ साथ नोट्स भी तैयार करेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह हो जाए। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो हम आने वाले दिनों में फॉलो करेंगे स्ट्रेटजी, या इसको आप कहिए कि रणनीति, हमें ये 200 मार्क्स लाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे सबसे पहले प्रयास करें। सबसे पहले देखिए कि कोई भी प्रिपरेशन का मेरे नज़र में 5 एस्पेक्ट होता है, 5 हिस्से होते हैं जिसको हम पूरा करके इस आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि हमारे पास पाठ्यक्रम या सिलेबस ये पूरा हमें याद होना चाहिए। आपके ऑप्शनल के जितने भी दोनों पेपर हैं, फर्स्ट सेक्शन है जो आपका सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एरिया है, और जो सेकंड पेपर है इंडियन ज्योग्राफी और बिहार है, उससे रिलेटेड आप इस सिलेबस को याद कर लें, पाठ्यक्रम को याद कर लें। इसको पूरा का पूरा जितना भी पॉइंट्स हैं वो याद करना आपके लिए सबसे पहला काम होता है। याद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेबस याद है तो इसका दोनों एस्पेक्ट आपको याद होगा। इसमें देखिए एक एरिया आपको जो फिक्स्ड एरिया है, स्टैटिक एरिया है। स्टैटिक एरिया मीन्स ये है कि वो सैद्धांतिक रूप से है या पहले पाठ्यक्रम में है, एनसीईआरटी बुक्स में है। ये हिस्सा आपका ज्योग्राफी में करीब 75% एरिया स्टैटिक एरिया है। ये हमेशा फिक्स्ड होता है। अगर आप एक बार तैयारी कर लिए हैं तो चीज़ें कई वर्षों तक आपको फिक्स्ड ही नज़र आएगा। इस याद रहने से फ़र्क ये पड़ेगा जो इसका जो 25% एरिया है, आप न्यूज़पेपर योजना कुरुक्षेत्र से भी इसको अपडेट करेंगे और फिर उसको रिलेवेंट बनाएंगे, जो समकालीन परिस्थितियों में वो भौगोलिक संकल्पना और भौगोलिक तथ्य आपके एग्ज़ाम के अनुरूप बना रहे। तो ये पहली चीज़ है, सिलेबस को बहुत अच्छे से याद करना। उसको इतना याद रखना कि अगर न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या कहीं योजना कुरुक्षेत्र में वो टॉपिक आपको नज़र आता हो तो उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं कहीं पे आप फाइलिंग करके रख दीजिए, तो आपको अपडेट मटेरियल के रूप में बाद में काम आ जाएगा। ये चीज़ पहली बातें हैं हमारी योजना की। दूसरी चीज़ योजना का हिस्सा होता है, वो होता है आपका क्लास नोट्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया और हमेशा से इस क्लास की खासियत रही है, हमने बताया आपको कि मेरे क्लास में मैं जो कुछ भी बताता हूँ उसको आप क्लास में ही लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लास नोट्स। क्लास में ही बनाया हुआ संपूर्ण नोट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेहतर एक साधन होता है, रिसोर्स होता है, जिसके सहारे एग्जामिनेशन को आप 100% परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है, यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आपको परेशान करें। सो क्लास नोट्स आपको उस हाई लेवल की चीज़ों तक ले जाएगा जहाँ एग्जामिनेशन में आपको परेशानी नहीं आएगी। सो क्लास नोट्स को जब मैं क्लास डिलीवर करूँ उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। जहाँ पे कोई चीज़ छूट रहा हो
तो पूछें, उन चीज़ों को डिस्कस कर लें। तीसरी चीज़ है जो इसको सपोर्ट करेगा वो है बुक्स। वो हमारी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जितनी बातें हैं, सबसे पहले किसी भी सेक्शन में एनसीईआरटी बुक को आधार बनाइएगा और उसके बाद जो मानक पुस्तक है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, ज़्यादा नहीं कम बुकों का चयन करें, कम पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड शॉर्ट लिस्ट करें, जो मैं बताऊंगा उन चीज़ों को फॉलो करें, तो ये चीज़ें लगेगी कि ये चीज़ और ये चीज़। देखिए, ऐसा नहीं कि क्लास नोट से सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको क्लास नोट से सारी चीज़ें पूरा होगा, लेकिन ये चीज़ आपको ज्योग्राफी का लैंग्वेज देगा, ज्योग्राफी की भाषा। अगर हम किसी का लिटरेचर पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट का, तो कंटेंट्स इनरिच होता है और आपको सहजता से उस भाषा को लिखना, उस कंटेंट को लिखना आ जाएगा। तो बुक्स को ज़रूर पढ़ें जो स्टैंडर्ड बुक हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी पास करने के लिए, बीपीएससी पास करने के लिए या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ें। यहाँ कोई रिसर्च नहीं करना है, कुछ पुस्तकों को पढ़ें, लेकिन बहुत ही गहराई से पढ़ें, कई बार पढ़ें, तो उस बुक का कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज आपके पास आएगा और उस पर आपको एक कैपेसिटी बिल्ड होगी। जो फोर्थ एरिया है वो एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, जो प्रश्नोत्तर को लिखना। आंसर राइटिंग क्या हुआ कि प्रश्नोत्तर को हमने लिखा। प्रश्नोत्तर का ये ध्यान रखिए, दो अर्थों में हम तैयार करते हैं प्रश्नोत्तर। एक है कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, पिछले जितने वर्षों के पेपर्स हैं उसको हमने सॉल्व किया। और दूसरा, सेकेंड लेवल पे जब आपने टॉपिक्स पढ़ा, तो टॉपिक से रिलेटेड जो आपके मन में आता हो कि इससे सबसे अहम सवाल क्या हो सकता है जो नहीं पूछा गया है, जो मेरा असाइनमेंट होगा, उसे सॉल्व कीजिए। तो इन दोनों अर्थों से जब सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको विषय वस्तु की बहुत ही गहरी जानकारी होगी, तो आपके पास बहुत ही एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होगा जो आपके एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट करेगा, एक परफेक्शन की ओर आप जाएंगे। तीसरा चीज है रिटन फीडबैक। रिटन फीडबैक, देखिए फीडबैक तो कई हो सकते हैं, ओरल्स भी हो सकते हैं। जब एग्जामिनेशन हो तो उसमें पूरा ख्याल हो कि हमारा कमांड कहाँ होना चाहिए, रिटन फीडबैक पे। बाद में जब इंटरव्यू में हम जाते हैं तो वो ओरल फीडबैक हो जाता है। रिटन फीडबैक मीन्स ये हुआ कि आपने इन चीज़ों को तैयार किया, कंटेंट्स को तैयार किया, नोट्स को तैयार किया, फिर जब आप एग्जामिनेशन कंडीशन में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आपका जो उत्तर लेखन के लिए टेस्ट सीरीज होता है, उसके दौरान जो आंसर लिखते हैं उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन, ये चीज़ आपको कहीं से किसी से भी मार्जिन देता है। देखिएगा कि एक अभ्यर्थी, एक तैयारी करने वाला कोई भी कैंडिडेट, जब उसे दीजिए इन सभी कंटेंट पे लिखने के लिए, अगर उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है तो हर एक बार एक ही आंसर लिखेगा और उसकी गलती दोहराती जाएगी और 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी वो चीज़ उसी रूप में रहता है। हमने जितने इंस्पायरेंट रहे हैं, जिन लोगों ने तैयारी किए हैं, उन सभी ने जितने फीडबैक दिए, बताया कि जिनका टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया और वो अच्छे अंक लाने में सफल हुए हैं। तो ध्यान ये रहना चाहिए कि इन चीज़ों से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, जिन जिन चीज़ों की जहाँ ज़रूरत हो, एक बेहतर रिसोर्स पर्सन आपको गाइड करता है
कि आप उन चीज़ों में किस चीज़ को आप इनरिच कर सकते हैं कि उस आंसर का वैल्यू एडिशन हो सके, और जब कभी मूल्यांकन के दौरान एग्जामिनर को आपकी कॉपी उसके सामने आए तो लगे कि ये आंसर मॉडल ऑफ परफेक्शन है और आपको वहाँ पे चयन होने का अवसर मिलता है। तो पूरी प्रक्रिया में देखिए कि हमारी स्ट्रेटजी रणनीति ये होगी कि हम आने वाले जितने भी क्लास हैं अभी से लेके लास्ट एंड तक हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम और आप जितने इस क्लास के बच्चे हैं सब मिलके कि हम सबसे पहले सिलेबस याद कर लें, क्लास नोट्स बहुत अच्छा से बना लें, वो आपका आखिरी मटेरियल होता है जिसको हम हमेशा रिपीट करते हैं। आंसर राइटिंग में बहुत ही सजग होकर भाग लें, उन चीज़ों को बहुत अच्छा से लिखें। स्टैंडर्ड बुक ज़रूर हमेशा रखें अपने पास, जो जब कभी आपको टाइम मिले तो उसको दोहरा सकें, क्योंकि यूपीएससी में ये बातें हैं कि कंटेंट्स बहुत हैं, आप जब भी छोड़ देंगे तो वो भूल जाएंगे आप। ज़रूरी है कि उस कंटेंट्स की जितनी बार पुनरावृत्ति हो, जितना आप उतने स्ट्रक्चर को बना लिए हैं, वो आपको हमेशा ऑन द प्लेस रखेगा और आपके उपलब्धि में सहायक होगा। आंसर राइटिंग बहुत अच्छे शब्दों में, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में लिखें, डायग्राम बहुत अच्छे बनाएं, और होप करता हूँ कि हमारे पास जितने अनुभव हैं लास्ट 2002 से अभी तक का, इतने वर्षों का अनुभव जो भारत के डिफरेंट कॉर्नर्स में मुखर्जी नगर में हमने गाइड किए बच्चों को और उनकी सफलता का हिस्सा बना, आप भी इस सफलता का हिस्सा बनेंगे और हम सब मिलके एक बेहतर रिजल्ट इन 5 प्रोसेस के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे और हम आपकी उपलब्धि का हिस्सा बनेंगे। सो आप इसको देखिए कि इन सभी प्रक्रियाओं का सभी का अपना स्टेज है। इन सभी स्टेज को आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रणनीति पर ही सिलेबस बता दिया, नोट्स बना दिया, राइटिंग आंसर्स बता दिया, ये सभी एरिया मिला के हम जो आदर्श मार्क्स हैं, जो ड्रीम मार्क्स हैं, उसको लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम चर्चा करें कि इन चीज़ों को क्रमशः हम कैसे अपनी योजना में लाएं, इन चीज़ों को हम अब किस तरह से बेहतर बनाएं कि हमारी मंजिल हमारे करीब नज़र आए। अब देखिए जो सिलेबस हमने बताया, यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे चर्चा का दूसरा हिस्सा बना कि सिलेबस डिस्कशन, और बुक्स। इसमें हम दूसरे हिस्से में हम बता रहे हैं आपको, इसमें देखिए कि हमें बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सिलेबस है, तो हम कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास 2 पेपर्स हैं, टोटल पेपर की संख्या 2 है। पहला पेपर से है पेपर 1 और पेपर 2। इसमें जो भी ज्योग्राफी है वो सिस्टमैटिक है। पेपर 1 जो है वो क्रमबद्ध है। देखिए मैं अपनी क्लास में इन चीज़ को हमेशा जोड़ देता हूँ। क्रमबद्ध पहला पेपर है और दूसरा पेपर जो है वो प्रादेशिक है, जिसको हम रीजनल कहते हैं। अगर ये दोनों शब्द आपको आता हो, इस पे एक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो ज्योग्राफी की जर्नी शुरू करना बहुत ईजी हो जाता है। क्रमबद्ध का अर्थ हुआ कि हमने भौगोलिक विषय वस्तु को विश्व के संदर्भ में पढ़ा। विश्व के जितने भी एरियाज हैं उसमें उस ज्योग्राफिकल फेनोमेना का अध्ययन किया। ये पेपर 1 का हिस्सा है। क्रमबद्ध भूगोल का अर्थ आपने लिखा होगा कि क्रमबद्ध भूगोल में भूगोल की किसी एक विषय वस्तु को हम विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं, और प्रादेशिक का अर्थ हुआ किसी एक विषय वस्तु को हम प्रदेश के संदर्भ में पढ़ते हैं।
प्रदेश के संदर्भ में पढ़ते हैं। देखो दोनों में फ़र्क है। सपोज कोई स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करता हूँ, तो उसके लिए वो प्रदेश उसका एक रीजन बनता है। कोई भारत के लिए यूपीएससी की तैयारी करता है तो भारत एक रीजन बनता है। तो हमारे इस सिलेबस में वहाँ पर बीपीएससी के लिए 2 प्रदेशों का विशेष अध्ययन रखा गया है, एक भारत का विशेष अध्ययन और दूसरा बिहार का विशेष अध्ययन। और प्रादेशिक भूगोल में आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि समझ के लिए कि एक प्रदेश को हम अध्यायों में बांटते हैं और फिर उसका विशेष अध्ययन करते हैं। आप एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास आपका कोई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट्स का पॉलिटिकल बाउंड्री याद कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स का ब्लॉक्स याद कर लेंगे। अगर राज्य पढ़ना है तो राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट्स याद कर लेंगे। इंडिया पढ़ना है तो इंडिया के सारे स्टेट्स याद कर लेंगे। सो ये क्या हुआ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। फिर हमने क्या किया, फिजिकल पढ़ लिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट। फिर ह्यूमन एस्पेक्ट हमने पढ़ लिया, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। तो बिहार के लिए भी इन सभी कंटेंट्स का अध्ययन और भारत के लिए भी इसका अध्ययन आपका प्रादेशिक हिस्सा बनता है। क्रमबद्ध भूगोल में हमने कहा वर्ल्ड के रेफरेंस में, तो क्रमबद्ध को यहाँ एक बार फिर से आइए। क्रमबद्ध भूगोल में सिलेबस को 2 हिस्से में बांटा गया, खंड 1 और खंड 2। अब देखिए खंड 1 और खंड 2 दोनों ही इंटायरली डिफरेंट एरिया है, बहुत ही अलग क्षेत्र हैं। अब देखिए यहाँ पे खंड 1 को और उसके सोर्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खंड 1 में हम क्या पढ़ेंगे। खंड 1 में देखिए जहाँ तक बात है, खंड 1 या सेक्शन 1, उसमें सबसे पहला एरिया आएगा जियोमॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, इसको यहाँ से मैं हटाते रहा हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी में देखिएगा कि हम लोग खंड 1 और पेपर 1 के डिटेल को पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान दें। जियोमॉर्फोलॉजी जो है, जिसको हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का जो बेस एरिया आता है वो आता है लिथोस्फीयर। जो अध्ययन क्षेत्र हो गया वो क्या हुआ, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। अब इसको बहुत ही इत्मीनान से, इसको गहराई समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे थर्स्ट एरिया क्या क्या होगा, जहाँ से हमारे सिलेबस और उस पर हमारी कमांड निर्भर करेगी, कैपेसिटी निर्भर करेगी। इस लिथोस्फीयर एरिया या भूआकृति विज्ञान को 2 भाग में बांट दीजिए। एक एरिया बांट दीजिए इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक आंतरिक और एक बाह्य हिस्सा। इसको बहुत ही अच्छे से अगर आपको सिलेबस की समझ हो तो जर्नी बहुत इजी हो जाता है। तो हमने कहा आंतरिक क्षेत्र, इसमें देखिए जो जो मुख्य बिंदु है उसको क्या क्या हम कर सकते हैं अच्छे से। एक है ऑरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना, भूपर्पटी की उत्पत्ति। ऑरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ क्रस्ट की उत्पत्ति, ये पहला हिस्सा है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल बातें हैं, पुरानी बातें हैं। दूसरी चीज़ है भू संचलन। भू संचलन मीन्स अर्थ मूवमेंट, दूसरा टॉपिक आता है। तीसरा है प्लेट विवर्तनिकी।
विवर्तनिकी, और जो चौथा हिस्सा है वो है ज्वालामुखी क्रिया और संरचना। अब देखिए, इन चीज़ों में हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, कम ही टॉपिक हैं, और अगर हम इन चीज़ों को इसके साथ आप अर्थ मूवमेंट में वेगनर थ्योरी कर लीजिए तब भी हो जाएगा। तो इन 4-5 टॉपिक को हम कहाँ से पढ़ें ये देखिए। ये बेसिक बुक जो है आपकी, जो बेसिक बुक होगी वो NCERT होगी। अब NCERT में क्या है क्या नहीं है उसको देखिए। NCERT में ये टॉपिक नहीं है। NCERT में भू संचलन है, प्लेट विवर्तनिकी है, ज्वालामुखी क्रिया है, और इवन प्रवाह भी है, महाद्वीपीय प्रवाह भी है। तो आपका जो 60-70% एरिया है वो NCERT से कवर हो जाता है। इस चीज़ को हम क्लास नोट से कर लेंगे। आप अगर किसी बुक्स को भी पढ़िएगा तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसकी उत्पत्ति बहुत सुलझती नहीं है, तो आप क्लास नोट्स को फॉलो करें, बाकी इन चीज़ों से कर लीजिए जो हमने कहा NCERT का एरिया है। जो एक्सटर्नल एरिया है उस पर ध्यान दीजिए कि एक्सटर्नल में क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सटर्नल में जो महत्वपूर्ण 5 चीज़ें हैं उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। एक है भौगोलिक चक्र, जो मॉर्फोलॉजिकल साइकिल, डेविस का, इसको लिख लीजिए, डेविस का चक्र, डेविस का अपर्दन चक्र। एक दूसरा पेंग का चक्र, हिमानी चक्र, और शुष्क क्षेत्रों का चक्र, एरिड साइकिल, और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं जिसको हम रिजुविनेशन या पुनर्यवन कहते हैं, ये कहते हैं, और पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये 6 टॉपिक्स हैं, यानी कि हमारे पास पूरी जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे पास टोटल 11 टॉपिक्स हैं। इस 11 टॉपिक्स को बहुत महारत से, बहुत ही संजीदगी से आप तैयार कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप A1 आंसर लिख सकते हैं। अब ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो जितनी चीज़ें हैं उसका A1 आंसर जो है वो क्लास नोट से ही तैयार हो सकता है। चूँकि ज्योग्राफी की जितने रेफरेंस बुक पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी उलझन की चीज़ें लिखी हुई हैं। वैसे पढ़ने के लिए आप शबिंदर सिंह पढ़ लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी शबिंदर सिंह पढ़ेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएगी जो फैक्ट्स के रूप में है, वहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में है, बट जो नोट्स का जो रियल सेंस आता है वो हम क्लास में बेहतर ढंग से और डिफरेंट बुक के सोर्स से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत A1 कंडीशन में तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा जो इस क्लास को क्लास में आने से पहले आप ज़रूर करें कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसको NCERT से एक बार ज़रूर देख लें। डेविस का वो चक्र है वहाँ पे बेसिक रूप पे, तो हिमानी ग्लेशियर वहाँ पे है, रिजुविनेशन एक पैराग्राफ में है, पॉलीसाइक्लिक है नहीं वहाँ पे। ऐसे कंडीशन में कम से कम बेसिक रीडिंग कर लें, दे लें, तो आपकी ये बातें बड़ी ईजी हो जाएगी। सो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का पहला एरिया आपके सामने हमने रखा, और उसमें हमने करीब 11 टॉपिक्स जो इसके हैं हमने लिखे। उस 11 टॉपिक्स से भी कुछ सब टॉपिक्स आएगा जो नोट्स के रूप में आएगा। जैसे प्लेट टेक्टोनिक हमने कहा, तो प्लेट टेक्टोनिक के अंदर सागर नीतल प्रसार अलग से आएगा, जियोमैग्नेटिज्म आपको अलग से आएगा, वो एक नोट्स के रूप में उसको तैयार कर लेंगे। जो दूसरा हिस्सा है वो है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जो बातें हैं
वो उसको बोलते हैं हम जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। अब देखो, जलवायु विज्ञान देखने में लगता है कि बड़ा सा एरिया है। बिहार बीपीएससी के लिए जो एरिया है वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही लेंदी चीज़ें पूछते नहीं, उसको रिलेवेंट बना के पढ़ना है। मैं जिन बातों को कह रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि इसका कौन सा लंबा क्वेश्चन बन सकता है और कौन सी छोटी बातें हो सकती हैं। पहली चीज़ देखिए, वायुमंडल की संरचना और संगठन। ये चीज़ें हैं हमारी बहुत ही बेसिक, जो बहुत दिन से पढ़ते रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर कंपोजिशन जब आपने जीएस को भी तैयार किया होगा तो बेसिक उसकी जानकारी होगी और वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तापमान और वायु दाब, इसको बेसिक रूप से तैयार कर लीजिए। और वायु दाब, इसको हम कॉन्सेप्ट के तौर पे देखेंगे कि यह किस तरह सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ है जो है एयर मास। वायु राशि हमेशा से क्वेश्चन का हिस्सा बनता है, चूँकि यहाँ से जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है और स्थानीय रूप से या विश्व स्तर पे उसका प्रभाव देखते हैं। एयर मास से जुड़ा हुआ है वाताग्र। वाताग्र में उसको बोलते हैं हम फ्रंट्स। वाताग्र हो गया, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। वाताग्र से जुड़ा हुआ जो हमारा सैद्धांतिक एरिया आता है वो आता है चक्रवात। वाताग्र का सबसे आउटकम जो आता है वो आता है चक्रवात। चक्रवात के बाद है जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण में दो महत्वपूर्ण हैं, एक कॉपेन का और एक थॉर्नवेट का। एक्चुअली थॉर्नवेट को प्रोनाउंसिएट थॉर्नवेट के रूप में लिखते हैं और थॉर्नवेट हम ऐसे लिखते हैं एज अ वर्ड्स। उसके बाद देखिए जल चक्र है और वैज्ञानिक चक्र है, साइंटिफिक साइकिल है और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। तो जलवायु विज्ञान से इतने ही चैप्टर्स हैं जिस पे हमें काम करना है। अगर आप देखिए तो 10 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होंगे, 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में भी अगर आप सेलेक्टिव हो जाइए तो स्ट्रक्चर कंपोजिशन नहीं पूछता है, कई बार बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। प्रेशर और विंड से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। ये एरिया जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट हमेशा से पूछा गया है। अब जानना ये है कि इसके लिए हमारे लिए बेहतर सोर्स क्या हो सकता है। तो क्लास 11 एनसीईआरटी को ही पढ़ें और इसके साथ अगर आप इंग्लिश समझते हैं, आपको अच्छी समझ है, तो मेड सिंपल पढ़िए। मेड सिंपल है रूपा एंड कंपनी की। ये बुक बहुत ही आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो क्लास नोट्स पढ़ना है। मेरे नोट्स आपको क्लास में बहुत ही डिटेल मिल जाएंगे जो इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये एरिया था कि जिसमें हमने आपको क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स बताए और उसको हम कहाँ से तैयार करें उस चीज़ पे चर्चा किया। ज्योग्राफी का जो थर्ड एरिया है, जो फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन 1 का, वो एरिया है हमारा जो समुद्र विज्ञान का। देखिएगा समुद्र विज्ञान, ये सेक्शन 1 का 1, 2, 3 तीसरा, दैट इज ओशियनोग्राफी। ये इसको बोलते हैं हम समुद्र विज्ञान।
या इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर, समुद्र विज्ञान या हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए ये यूनिट सबसे छोटा यूनिट है, अगर हमने तीनों यूनिट को देखा है तो यहाँ पे देखिए कि समुद्र विज्ञान का जो एरिया है उसमें अगर हम कुछ सेलेक्टेड एरिया को ही पढ़ लें तब भी काम चल जाएगा, हालांकि इसको पूरे कवर करना ज़रूरी है। एक है सागर नीतल। सागर नीतल मीन्स सागर के तल में स्थित भू आकृतियाँ। जैसे आप देखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान और वैलीज का डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह सागर के नितल पे ओशनिक बॉटम में भी सभी आकृतियां मिलती है। तो सभी महासागरों का बॉटम प्लस एक जनरल प्रोफाइल जिसे हम हिप्सोमेट्रिक कर्व के सहारे प्रदर्शित करते हैं, उसका एक बेहतर अध्ययन हो जाए तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आमतौर पे कोई न कोई क्वेश्चन आपको डिटेल पूछते हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण एरिया है दैट इज डायनामिक ऑफ वाटर। डायनामिक ऑफ वाटर में हमारे पास उसके कैरेक्टर से जुड़ा हुआ सैलिनिटी है। सैलिनिटी मीन्स लवणता। देखिए ये चैप्टर्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर लवणता को आप बड़ी अच्छे समझते हैं, फैक्टर्स को, उसके इन्फ्लुएंस को, तो ये आपके लिए बेहतर आंसर है उसको लिखने के लिए। जो तीसरा एरिया है वो है महासागरीय जलधाराएं, ओशनिक करंट। ओशनिक करंट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और उसका तटीय क्षेत्र में जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस ऑन कोस्टल एरिया, ऐसे क्वेश्चन को हम लिखते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में उसके प्रभाव को पढ़ते हैं महासागरीय जलधारा में। फिर इसकी उत्पत्ति के कारणों को पढ़ते हैं, ये आपका बेसिक स्टडी एरिया आता है। उसके बाद जो यहाँ आता है दैट इज अ टाइड, दैट इज ज्वार भाटा। ज्वार भाटा अपने आप में बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसका विशद विश्लेषण हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगा। एंड लास्ट में सी लेवल चेंजेस, महासागरीय तल परिवर्तन इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए महासागर विज्ञान कितना छोटा सिलेबस है। अगर आप इसने देखा होगा कि आपके तीनों ही सेक्शन को देखिए तो बिहार सर्विसेज में सिलेबस को बहुत ही आधा कर दिया गया है। बहुत चीज़ नहीं है जो आपको यूपीसी लेवल पे है, वो टॉपिक यहाँ पे कम नज़र आता है। और इसकी जो डेप्थ है, क्वेश्चन का भी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपने इस पे कम समय में भी अगर काम किया है, आपको वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसको बेहतर बना सकते हैं। अब इसको हम कहाँ से करें, तो इसको देखिए कि ओशन बॉटम नितल जो आपका अगेन एनसीईआरटी बुक है वो आपको लैंग्वेज देगा, प्लस क्लास नोट्स आपको उसमें परफेक्शन देगा। अगर ये दोनों काम कर लिया तो हमारे पास एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब बात आती है कि फर्स्ट सेक्शन का डी एरिया यानी फोर्थ एरिया, समुद्र विज्ञान के बाद जो बायोज्योग्राफी का एरिया इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे एनवायरमेंट इकोलॉजी और इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने वर्गीकृत कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। इसमें बायोज्योग्राफी जो जैव भूगोल है, इसके दो ही चैप्टर्स को इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। अगर हम इसको डिटेल करें तो सॉइल इन्होंने लिया है, सॉइल को प्राइम टॉपिक बनाया है जैव भूगोल का, और आपको सॉइल पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जीवोम को महत्व दिया है। जीवोम में दो ही महत्वपूर्ण यहाँ रहे हैं। देखिएगा सवाना जीवोम से कई बार क्वेश्चन आया
और मानसून जिम्बाब्वे से क्वेश्चन आया, तो इस एरिया में कहिए कि 3 ही टॉपिक बनता है। जैव भूगोल जो आपका 4th यूनिट बनता है फर्स्ट पेपर का, उसमें 2 टॉपिक बनता है, सॉइल एंड सवाना और मानसून बायोम। अब देखिए ये एरिया है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी साथ नहीं देगा, से एनसीईआरटी से आपको ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे आप क्लास नोट्स को करेंगे, और अगर पढ़ना होगा तो सविंदर सिंह को पढ़ लेंगे। आपको अपने पढ़ने के लिए ये टॉपिक आपको सविंदर सिंह से बड़ी अच्छे से मिल जाएगा आपको, जिसको आप इनरिच कर पाएंगे। चौथा एरिया, 5वां एरिया फर्स्ट पेपर का जो एरिया है, 5th एरिया, 5वां ये क्षेत्र, वो एरिया है हमारा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का, पारिस्थितिकी, दैट्स इकोलॉजी। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, तंत्र को पढ़ाया हुआ है। उसमें तंत्र का जो है मानव पे प्रभाव बताया हुआ है, मानव का प्रभाव और इसके प्रबंधन को बताया हुआ है। विश्व पारिस्थितिकी का प्रबंधन बताया हुआ है, किस प्रकार इसको हम मानव के अनुरूप बना सकते हैं। अब देखिए ये 5 एरिया हैं जो ज्योग्राफी के सिलेबस का प्राइम एरिया है, मुख्य एरिया है। जैसे आपने खंड 1 दिया है तो ये सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है इसकी। अगर इस पे आप कुल मिला के 25 to 30 क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो किसी भी कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उसको बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, बशर्ते उसका आंसर बहुत ही क्वालिटी तैयार किया गया हो। और क्वालिटी तैयार तब होगा जब आप क्लास में उस नोट्स को मेरे साथ लिखेंगे, और जब कभी आंसर उसका फीडबैक की ज़रूरत पड़े टेस्ट सीरीज़ के दौरान तो उसको बेहतर से परफॉर्म कीजिए। तो हमारी वो कमी है या जहाँ कहीं भी हम जिस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। इवन जो आपने ज्योग्राफी पर भी रखा होगा तो ज़रूर इन चीज़ों को करेंगे तो आपको इसमें कैपेसिटी बिल्ड होगा। देखिए खंड 2 जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए ज्योग्राफी जो भी पढ़ता है या पढ़ाता है, दोनों सेंस में बताता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय इन क्षेत्रों में गुजारता है, और जहाँ खंड 2 आती है वहाँ पे बुक्स को भी पढ़ना कम चाहता है। जो 2nd एरिया है वो है आपका ह्यूमन सेक्शन। उसमें देखिएगा पहला एरिया है भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट्स। हमेशा देखा गया है जो ज्योग्राफी तैयार करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस एरिया से क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते, बल्कि मैं कहता हूं कि अगर इस एरिया में आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप इस आंसर को लिख सकते हैं, तो जो हम 200+ का ड्रीम रखते हैं वो ए एरिया आपको देगा। आप अगर इस एरिया के आंसर को मेरे साथ बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हैं तो थॉट्स के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के रियल क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी अभ्यर्थी से आपको एज देगा, वरीयता देगा, आप बेहतर कर पाएंगे। अब ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, थोड़ा सा मेरे साथ इसको ध्यान दीजिए कि हम किन चीज़ों को अच्छा कर लें तो हमारे वो ड्रीम पूरे हो सकते हैं। इसमें देखिए यूरोपीय विचारक इसमें पहले आते हैं, जो आप कह सकते हैं यूरोपियन स्कूल तो अच्छा होगा, यूरोपियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। देखिएगा जितना भी मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट्स डेवलप हुए, आपको ये कि ज्योग्राफी का जितना भी ए एरिया है या इंडिया में पढ़ेंगे जो कुछ भी, उन सभी का थॉटफुल एरिया
यहाँ से जुड़ता है और ज्योग्राफी में वो सारी चीज़ें यूरोपियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से डेवलप हुआ, चाहे जर्मन स्कूल हो, फ्रेंच स्कूल हो, उन चीज़ों से आपको ज्योग्राफी का बेस बनेगा। दूसरी चीज़ है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब देखिए हमारे अलग लिखने का क्या अर्थ है, यूरोपियन थॉट्स में ही आपका ब्रिटिश भी आ गया, लेकिन बिहार के सिलेबस में इसको अलग से लिखा हुआ है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स। तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितने ज्योग्राफर्स हैं उस पर बात करेंगे हम तैयारी के दौरान। अब तीसरा चीज़ है वो है संभववाद एंड निश्चयवाद। ये है आपका पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद निश्चयवाद की विचारधारा आपने बेसिक रूप से अर्थ के रूप में क्लास 11-12 की NCERT बुक में देखेंगे, जहां आपको बहुत ही प्राइमरी तौर पे मिलेगा। इसके विकास को आप बुक से करेंगे, चूँकि NCERT यहाँ पे कुछ भी मदद न करेगा आपको। चौथी बात है जो महत्वपूर्ण है, जो ज्योग्राफी में सब परिवर्तन लाया, दैट इज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। इसको बोलते हैं मात्रात्मक क्रांति। देखिए भूगोल में जो कुछ भी वैज्ञानिक है 1960 के दशक का, वो चीज़ें हैं आपकी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जिसके द्वारा हम भूगोल में जो वैज्ञानिक निर्णय और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं। सो ये एरिया इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसकी। और जो लास्ट एरिया है वो है आपका व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म ऑफ ज्योग्राफी। सो व्यवहारवाद की जो बातें हैं उन चीज़ों को आप डिस्कस कर लीजिए, क्लास नोट्स बना लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जब भी हमारे क्लास के बच्चे आप लोग लिखना चाहेंगे आंसर को, तो जितना आप इस पे समय गुजारते हैं, अगर उसका 20-30% भी टाइम यहाँ दे दीजिए और ये निश्चय कर लीजिए कि हम थॉट से क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये एरिया आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा। चूँकि रियल ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग आपको भौगोलिक चिंतन से आएगी और इसको हम क्लास में बेहतर रूप से करेंगे, आंसर सीरीज में करेंगे और फिर इसकी गुणवत्ता बेहतर होगी। सो भौगोलिक चिंतन खंड सेकेंड का फर्स्ट पेपर का पहला एरिया है, जिसको आप इतने चैप्टर्स के रूप में करेंगे और इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे। सो दूसरा जो ज्योग्राफी का एरिया है पेपर 1 में, वो एरिया ये ध्यान दीजिए कि सेकेंड एरिया है वो है मानव भूगोल। सेकेंड क्या हो गया? मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे देखिए जो सिलेबस फ्रेम करने वाले हैं उन्होंने इसको 2 भाग में बांट दिया। एक्चुअली आपको कंटेंट के अंदर दिखाई ना देगा, बट जब आप उसको बहुत डिटेल में जाइएगा तो यूपीएससी के 2 एरिया को उन्होंने मर्ज कर दिया। इसका 2 एरिया बनता है। एक एरिया बनता है जो सांस्कृतिक भूगोल का एरिया बनता है और एक एरिया बनता है जनसंख्या भूगोल का। ध्यान दीजिएगा, जब सिलेबस की स्टडी कीजिएगा तो पाइएगा कि जो आधा सिलेबस मानव भूगोल का एरिया है सांस्कृतिक भूगोल का और एक एरिया है जनसंख्या भूगोल का। सांस्कृतिक भूगोल में देखिएगा प्रजाति होगा, रेसेस होंगे, सांस्कृतिक मंडल होगा, कल्चर रिम्स होंगे और यहाँ पे देखिएगा जनसंख्या वितरण, दूसरा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और जनसंख्या संसाधन
का विश्लेषण होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने कहा भौगोलिक चिंतन एक यूनिक एरिया है, वैसे ही ये एरिया बहुत ही यूनिक एरिया है। यहाँ पे हम माजिद सर की बुक को पढ़ लें तो भौगोलिक चिंतन तो हमारी कोई समस्या नहीं रहती है। A1 बुक है और आपको कहीं भी भटकाव नहीं ले जाएगा, क्लास नोट के साथ बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे सांस्कृतिक भूगोल है और जनसंख्या भूगोल है। जब देखेंगे इस दोनों एरिया को तो अगेन माजिद सर की बुक अच्छी नज़र आएगी। माजिद सर का ये दोनों ही सेक्शन बेहतर सेक्शन है, मानव भूगोल माजिद सर के द्वारा, तो इसको ये अध्ययन कर लें तो हो जाएगा। कुछ सेक्शन यहाँ पे जनसंख्या भूगोल है, उसमें RC चंदना की बुक आपको मदद करेगी। अगर दोनों बुक ना खरीदें, क्लास नोट्स को भी लिखें तो बेहतर है। एक बुक जरूर मानव भूगोल माजिद सर का खरीद लेंगे तो वे चीज़ें आपको मदद करेगा। तो देखिए खंड 2 में जो आपका फर्स्ट पेपर का खंड 2 है, उस चीज़ में हमने इन चीज़ों को लिखाया। देखिए मानव भूगोल के बाद तीसरा एरिया आता है हमारा, वो आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल दैट्स अ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी बहुत ही छोटा एरिया है, नाम का ही सिलेबस दिया हुआ है, सम टॉपिक्स हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ पे फैक्ट्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहिए कि तो सबसे कम समय में तैयार होने वाला ये आपका एरिया है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखिए ये इस पे हर एक एरिया पे टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जितना फाउंडेशन आपका बेहतर होगा, आने वाले दिनों में आपका रोड मैप बहुत ही क्लियर होगा। आप उन चीज़ों को याद रख सकेंगे, बुक्स आपके रडार पे होगा और फिर हम एक छोटे से समय में जो आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन टाइम तक है, मैं इसको बहुत ही बेहतर से कर पाऊँगा। सो राजनीतिक भूगोल में सीमा और सीमांत है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री एंड फ्रंट्स, और बाउंड्री और फ्रंटियर, सीमा और सीमांत। राज्य और राष्ट्र है, इसको देखिए, इसको इंग्लिश कर दीजिए तो बाउंड्री एंड फ्रंटियर ये एरिया है। यहाँ पे नेशन स्टेट्स हैं, नेशन एंड स्टेट, राष्ट्र और राज्य हैं। देखने पॉलिटिकल रूप से देखिएगा कि राज्य और राष्ट्र शब्द लगता है एक जैसा। राजनीति विज्ञान में इन दोनों के अंतर को पूछा जाता है और उससे संबंधित विचार पूछे जाते हैं। उसके बाद है अंतः राज्य, जिसको हम बफर स्टेट बोलते हैं। बफर स्टेट, बफर स्टेट जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं है, पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको लगेगा बफर मीन्स क्या है, स्टॉक तो नहीं। बफर मीन्स होता है दो देशों के बीच ऐसा प्रदेश जो दोनों देश के बीच के तनाव को कम करता है, संघर्ष को कम करता है और एक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे देखिएगा कि भारत और चाइना के बीच नेपाल है, साउथ अमेरिका में बोलीविया है, या फिर वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच इस तरह के राज्य हैं जो तनाव को कम करते हैं और दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच बफर का काम करते हैं। उसके बाद जो है ये सभी चीज़ें हैं जो आपका बेसिक स्टडी हो गया। इसमें जो सिद्धांतिक हिस्सा है वो है हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड जिसको हम बोलते हैं हृदय स्थल सिद्धांत, हृदय स्थल सिद्धांत, और रीमलैंड थ्योरी, इसको बोलते हैं हम परिधि सिद्धांत, जो
एक स्पाइकमैन के द्वारा दिया गया और एक मैकिंडर के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत है मैकिंडर के द्वारा और ये स्पाइकमैन के द्वारा। तो देखिए, राजनीतिक भूगोल में कितनी छोटी बातें हैं। हमारे पास मूलतः से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, कम समय का काम है। और आप उसको अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें कोई भी चीज़ रटने की नहीं है। जब हम ह्यूमन इकोनॉमी ज्योग्राफी में आते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्स रटते हैं या प्लेसेस रटते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ें हमें मेमोराइज नहीं करना है। आपने अगर एक बार समझ लिया है तो किसी भी कंडीशन में आपको कहीं पर भी उसको लिखने की स्थिति में होंगे। स्पाइकमैन, हाँ, ये है हार्टलैंड थ्योरी। ये रीमलैंड, REALM, रीमलैंड, और इस विद्वान का नाम है स्पाइकमैन, जिसने ये सिद्धांत दिया था। तो ये बातें हो गई। तो देखिए, हमने जो एक खंड का, जो आपका फर्स्ट पेपर का खंड 2 है, उसके 3 ये क्षेत्रों को हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि इसको अगर हम पढ़ना ही चाहिए, अगर हम इस चीज़ को पढ़ना ही चाहें जो किसी सोर्स से, तो अगर बुक्स का सिलेक्शन करना हो तो सक्सेना की बुक अच्छी है हिंदी में। अगर हिंदी में राजनीतिक भूगोल पढ़ना हो तो हम सक्सेना की बुक को पढ़ लें। ये रावत पब्लिकेशन राजस्थान से आता है। आप इसको पढ़ के एक बेहतर विचार बना सकते हैं। अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो दीक्षित की बुक को पढ़ें। RD दीक्षित की बुक है। दीक्षित कॉमनली एक बेहतर बुक है, कई बुकों की चर्चा नहीं करनी है। अगर हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम में तैयार कर रहे हैं, तो सक्सेना एक और एक मात्र हुआ। अगर इंग्लिश में तैयार कर रहे हैं तो दीक्षित की बुक है, उस चीज़ से पढ़ लीजिए। क्लास नोट से उसको थोड़ा सा इंडीज कर लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। चौथी बातें, जो चौथी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है आर्थिक भूगोल, जिसको हम वहाँ पे लिखा हुआ है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में क्रॉप्स हैं, फसल हैं, फसल प्रतिरूप हैं, प्रदेश हैं, रीजन्स हैं, और फिर उससे संबंधित सिद्धांत हैं। जैसे क्रॉप कम्बिनेशन का सिद्धांत है, कृषि प्रदेश की बातें हैं। इन सभी प्रदेशों को पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, आप फॉलो कर सकते हैं, वो है RC तिवारी की बुक, जिसका हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उसी का कृषि भूगोल पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है, बेहतर सा बुक है जो आपको इन चीज़ों को कमांड करेगा, इससे परेशानी नहीं होगी। जो चौथा है, इन्होंने औद्योगिक भूगोल को दिया है। देखिए, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ उन्होंने क्या काम किया कि आर्थिक भूगोल का दोनों हिस्सा, कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल को अलग अलग पढ़ा दिया। इसमें जितने भी औद्योगिक हैं उसकी स्थापना, प्रदेश, विश्व के इंडस्ट्रियल रीजन्स और प्रमुख उद्योग को पढ़ाया। अब देखिए, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की हिंदी में एक ही बुक नज़र आएगी, वो मध्य प्रदेश से पब्लिश होती है, वो है प्रमीला कुमार की बुक। ये सभी यूनिवर्सिटी में इसको बेसिक रूप से एज ए बेस बुक पढ़ते हैं बच्चे जो हिंदी मीडियम में तैयार करते हैं। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो मेरे क्लास नोट्स को फॉलो करें, बाकी अन्य साधनों का उपयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि अगर एक ही बुक पढ़ना हो जिसमें सारी बातें हों, जिसमें सिर्फ ज्योग्राफिकल थॉट ना होगा और
उस एरिया में पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं होगा, वो है मेड सिंपल। मेड सिंपल है आपको रूपा एंड कंपनी की, और वो ज्योग्राफी है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, मेड सिंपल। एक बुक जिसको आप डायरी की तरह यूज़ करें, हैंडबुक की तरह यूज़ करें, जहाँ कहीं भी चलें इसके वर्ड्स को का चिंतन करें और एक विचार बनने की कोशिश करें, तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया जो सेकंड खंड का है वो आपको इस एरिया से कवर हो जाता है। सेकंड सेक्शन का ये बुक, जैसे हम किसी 10 बुक को न लेके अगर हम कोई जर्नी कर रहे हो, कहीं पर भी रिवाइज करना हो, तो आपके पास मेड सिंपल दोनों सीरीज ज़रूर होना चाहिए। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं तो अच्छा सा क्लास नोट्स हो, और जो मैंने डिफरेंट बुक्स के हैं उसको आप फॉलो कीजिए तो इजी हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने जो फर्स्ट पेपर का चीज़ है, फर्स्ट पेपर की जितनी बातें हैं उसको हमने बताया। फर्स्ट पेपर की जो आखिरी बातें हैं, जो जिस पे ज़्यादा जोर देना है, ध्यान देना है, वो है आपका 6th सेक्शन, दैट इज़ अ सेटलमेंट ज्योग्राफी, बस्ती भूगोल। बस्ती भूगोल की जो आधारशिला है, फाउंडेशन है, वो आप एनसीईआरटी में देखेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 में। ये आपको बहुत ही बेहतर फाउंडेशन क्लास 12 का दोनों बुक देगा। दोनों में चैप्टर 4 और चैप्टर 10 आपको बस्ती भूगोल से संबंधित है। ये आपको बहुत ही बेहतर आधार देगा। जैसे नगर का विकास, नगर की समस्याएं, विकसित विकासशील देशों की समस्याएं। तीसरा, नगरों के प्रकार, ये सभी एनसीईआरटी मिल जाएंगे। जो चीज़ नहीं मिलेगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, दैट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी अगेन आपको रूपा एंड कंपनी मिलेगी, और इसको हम क्लास नोट्स में बहुत ही बेहतर से लिख लेंगे। जैसे बर्गेस का सिद्धांत है, हायट का सिद्धांत है, उलमेन का सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांतों को हम क्लास में चर्चा करेंगे और उस चीज़ों को बेहतर से लिखें कि एग्ज़ाम के टाइम में आपका काम आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमने जो कुछ डिस्कस किया अभी तक वो था हमारा पेपर 1 का डिस्कशन, और पेपर 1 में हमने करीब 7 to 8 बुक को इंक्लूडिंग एनसीईआरटी को लिया। 7 to 8 बुक से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ना है। आप पूरा ध्यान रखिएगा कि हम बहुत सारे बुक्स का सिलेक्शन ना करें। जब कभी हम सिलेक्ट करें, ऐसे बुक को सिलेक्ट करें जो हमने मानक बुक कहा, अपने शुरू के दिनों में जो डिस्कशन आया उसमें बताया, इन चीज़ों को फॉलो करें और कभी भी इसे डेविएशन ना हो। दूसरी बात बताता हूँ, आज के दिन में बहुत अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों को आपको अगर डेफिनेशन आता ही हो तो किससे हम बेहतर कर सकते हैं। आपको लगे कि हम पे बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी को जानने की इच्छा है, ज्योग्राफी को इनरिच करने की इच्छा है, रियली ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप क्या काम करें, इस जितने टॉपिक को आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है, ये सब करने के बाद पहले मत कीजिए। जब आपको मेरे नोट्स याद हो जाएं, ज्योग्राफी की बुक से इन चीज़ों को याद कर लें, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कभी बचता है और कभी एग्जामिनेशन के दौर नहीं है, तो आप इसका पीडीएफ पढ़ें। जो पीडीएफ है वो स्कॉलर्स एरिया में मिलेगा, ब्लॉग्स में स्कॉलर्स ब्लॉग आते हैं। आप नेट पे उस सब्जेक्ट को, जैसे हमने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़, तो आप डालेंगे तो उसके बहुत ही डिस्कशन एरिया आपको नेट पे खुलेगा, उसे थोड़ा पढ़ लिया तो इनरिच हो जाएगा। जहाँ कोई टॉपिक लगता हो कि हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना है, कहीं पे बैठे हुए हैं, तो नेट से उसको डिटेल पढ़ सकते हैं। वो चीज़ें काफ़ी रिलेवेंट और डायग्राम्स बेहतर मिल जाएंगे। सो आई होप कि फर्स्ट पेपर आपने बहुत ही डिटेल किया होगा और
आपके पास एक क्लियर समझ होगी कि ये सिलेबस क्या है, हम किन किन बुक्स को फॉलो करके कैसे हम इसको बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं। सेकेंड पेपर है, इसका 2 हिस्सा है। ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड इंडियन ज्योग्राफी। देखिए बहुत ही फर्स्ट पेपर से ज़्यादा महत्वपूर्ण और फर्स्ट पेपर से ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। जिसे सेकेंड पेपर में बेहतर मार्क्स आ गया वो फर्स्ट पेपर को बहुत ही अच्छा कर लेगा, मेरा ये मानना है। सेकेंड पेपर जैसा हमने कहा ये प्रादेशिक भूगोल है। प्रादेशिक भूगोल में हमने 2 एरियाज को पढ़े, भारत और बिहार। जो चैप्टर हम भारत के लिए पढ़ रहे हैं वही चैप्टर आप बिहार के लिए कर लीजिए तो आपका काम 100% बनता नजर आएगा। भारत के लिए देखिए, भारत के भूगोल को 2 क्षेत्रों में बांट दीजिए और पहला है आपका फर्स्ट एरिया जो उसका भूआकृति, दैट इज फिजियोग्राफी। देखिए फिजियोग्राफी एक टॉपिक है जो सभी बच्चे बड़ी मन से पढ़ते हैं, या जो पहले जीएसपी पढ़ा होता है उसको फिजियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होती है। भारत के पर्वत, पठार, मैदान, कोस्टल एरिया, डेजर्ट को या आइलैंड्स को बड़ी बेहतर से जानता है। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है जिसको आप बेहतर ढंग से पढ़ते हैं वो है ड्रेनेज या अफवाह तंत्र या ड्रेनेज। ये टॉपिक है जो बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स है जिसको हम एनसीईआरटी से करते हैं, बट इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो हमेशा गलती करते हैं। जब नदी से संबंधित क्वेश्चन आता है तो एक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है, दूसरा नदी संबंधित विवाद, राज्यों के विवाद से क्वेश्चन आते हैं, या उससे समस्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जो अप्लाइड हिस्सा है वहाँ पर हम नोट्स से उसको रीच करेंगे, बेहतर बनेंगे। तीसरा है भारत की जलवायु, जिसको हम आप मानसून कह सकते हैं। मानसून एक बेहतर टॉपिक है। चौथा है वनस्पति, वेजिटेशन, और लास्ट टॉपिक है दैट इज मिट्टी या सॉइल एंड वेजिटेशन एक साथ लिख दीजिए तो अच्छा है। अब देखिए कहते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी पे मटेरियल कम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडियन ज्योग्राफी पे ही बहुत बेहतर मटेरियल है आपके पास, अगर उस पर बेहतर से काम करें। यहाँ देखिए क्लास 11 कितनी पतली सी बुक है, 90-100 पेज की बुक है। क्लास 11 एनसीईआरटी आपको इतना बेहतर फाउंडेशन देता है, बहुत ही रिच फाउंडेशन देता है, जिस पे इस एरिया के क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतर से कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि इससे ज़्यादा पढ़ना है, क्लास नोट से ज़्यादा पढ़ना है, तो डियर खुल्लर की बुक है, या फिर इसमें से ऑब्लिक में रख लीजिए आरसी तिवारी की बुक है। अब देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों बुक खरीद लीजिए, ऐसा नहीं कि आरडी खुल्लर भी पढ़ लिए और आरसी तिवारी भी खरीद लीजिए, मत खरीदिए दोनों, है ना। एक बुक को खरीदिए, वो है डियर खुल्लर। चूँकि मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि डियर खुल्लर की बुक को इसलिए प्रीफर करते हैं कि वो एनसीईआरटी को उन्होंने इनलार्ज किया है, इनरिच किया है। जितनी बातें एनसीईआरटी में हैं उसको कई गुना बेहतर ढंग से आपके एग्ज़ाम के अनुरूप उन्होंने लिखा है। तो मैं कहूँगा कि इस बुक को फॉलो करें और क्लास नोट्स को फॉलो करें, वो बेहतर हो जाएगा। तो ये हुआ फिजिकल इंडिया। ये 1 2 3 4 5 टॉपिक हो गया। ये क्या हुआ? फिजिकल इंडिया। इसके बाद देखिएगा जो छठा एरिया आता है फिर से वो मानव भूगोल आ जाता है, दैट्स अ ह्यूमन इंडिया। मानव भूगोल में अब देखिए, याद कीजिए कि मानव भूगोल में हमने 2 एरिया बताया था, याद है? हमने बताया था एक सांस्कृतिक क्षेत्र था विश्व का, और एक था मानवीय पहलू, जनसंख्या संबंधी पहलू।
जनसंख्या संबंधित पहलू। अब देखिए, ये मानव भूगोल का जो एरिया है, अगेन मैं बताता हूँ, आपको जो सबसे बेहतर फाउंडेशन दे सकता है क्लास 12 एनसीईआरटी कर सकता है। इसमें इतना बेहतर ढंग से दिया हुआ है कि आप अगर एनालाइज करने वाले बेहतर व्यक्ति हैं तो आपको अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अगर आरसी चंदा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बीपीएससी के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। सांस्कृतिक और जनसंख्या भूगोल का जो एरिया है वो आपको क्लास नोट्स पे ही रिलाई करें। बस्ती भूगोल है, सेटलमेंट, वो भी क्लास नोट से ही करें, इसे स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर विश्व और भारत सेटलमेंट पढ़ना ही है, अगर आपको लगता है आप ज्योग्राफी के बेहतर विद्वान बनना चाहते हैं तो बंसल पढ़ लीजिए। बंसल एक बहुत अच्छी बुक है सेटलमेंट ज्योग्राफी की। नेक्स्ट है आपका जो एरिया वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हमारे भारत का कृषि है और उद्योग है। अगेन इसको एनसीईआरटी बुक से करें और आर.डी. खुल्लर से करें। नेक्स्ट एरिया है भारत का राजनीतिक समस्याएं, सीमा और सीमा संबंधी समस्याएं। इससे जितनी भी क्वेश्चन है वो आपको फिर एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये सक्सेना की बुक में मिलेगा। सक्सेना की बुक में अगर भारत की राजनीतिक समस्याओं को देखें, दीक्षित की बुक में ज़्यादा मिलेगा, तो ये चीज़ आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एरिया कवर हो जाता है। भारत के ये सेकेंड सेक्शन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। इसका लास्ट सेक्शन आता है भारत के भूगोल का, वो एरिया आता है, ध्यान दीजिएगा, वो है नियोजन और विकास। नियोजन और विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, प्लानिंग और डेवलपमेंट से अगर क्वेश्चन पूछे तो अगर इस एरिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से क्वेश्चन छोड़ना भी पड़े तो उसको स्केप करके इस एरिया को जरूर लिखिए। क्योंकि देखिए, जो बच्चे छोड़ते हैं क्वेश्चन को, जिस एरिया में नहीं लिखना चाहते हैं, उसको आप बेहतर लिखते हैं तो आपको एज मिलता है। जरूर प्लानिंग लिखिएगा, वो प्रखंड स्तरीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय, पंचवर्षीय योजना, ये सभी चीज़ें, मल्टी लेवल प्लानिंग, इस चीज़ को कहीं से मत पढ़ें, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ें और उसको बेहतर से लिखें, है ना। इसको जो प्रारंभिक जो एरिया है उसको नोट से लिखने के बाद समय के अनुरूप उसको रिलेवेंट बनाया जाएगा, तो उससे आपका बेहतर नोट्स हो जाएगा। अब देखिए, बिहार अपने आप में बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, बुक्स का प्रॉब्लम होता है, तो बिहार के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। मल्टी लेवल प्लानिंग, है ना, बहुस्तरीय योजना कर लिया। बिहार को देखिए, जो सिन्हा की बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है मेंस के लिए। वो आपको जीएस और मेंस दोनों को पूरा करता है। ये पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिन्होंने लिखा है, और मेरे नज़र में ज्योग्राफी ऑप्शनल और ज्योग्राफी जीएस को बहुत ही बेहतर ढंग से पूरा करता है। प्लस चूँकि यहाँ पे आपको डिफरेंट सोर्स से चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तो क्लास नोट्स से बेहतर हो जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार के क्वेश्चन को हम ज़्यादा महत्व देके लिखें। अब देखिए, हमने जितनी बातों को कहा उसमें ध्यान दीजिएगा कि हम बिहार पीसीएस को पास करने के लिए और वहाँ बेहतर मार्क्स लाने के लिए किन चीज़ों पे जोर दें। देखो, हमने फर्स्ट पेपर पढ़ा, सेकंड पेपर पढ़ा, इंडिया पढ़ा एंड बिहार पढ़ा। ये चार ही तो एरिया है ना, चार एरिया है जिसको रीच करना है।
इन सभी एरिया में जब एग्जाम्पल देने की बारी आए, आप ज्योग्राफिकल चीज़ों की परिभाषा और एग्जाम्पल दे रहे हो, वो संदर्भ बिहार हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे इंडस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की चर्चा कर रहे हैं, या फिर नियोजन की चर्चा कर रहे हैं, तो हमेशा बिहार का मैदानी भाग, बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र, उन सभी एरिया में उस एग्जाम्पल को ले जाइए। जैसे सपोज हमने ड्रेनेज ही पढ़ा, ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ा, तो ड्रेनेज पैटर्न को आप बिहार के संदर्भ में बताइए, वो एग्जामिनर के लिए बेहतर होगा कि आप ज्योग्राफी के लिए बिहार को बेहतर समझते हैं। अब देखिए, ये हमारी योजना थी। अब मैं आपको बता दूं कि हमने इस क्लास के शुरू में आपको बताया था कि अगर 200 प्लस मार्क्स लाने हैं तो हमें 5 चीज़ों को फॉलो करना होगा। पहला, सिलेबस को याद करना। दूसरा हमने कहा क्लास नोट्स। तीसरा हमने कहा बुक और क्वालिटी बुक्स, जो क्वालिटी बुक्स आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। अब देखिए, इन सारे चीज़ को आने वाले 2 महीने में हम इसको पूरा करेंगे और क्लास नोट्स बनाने का काम करेंगे। और जब हमारा ये काम शुरू ख़त्म हो जाएगा तो जिस दिन सिलेबस ख़त्म होगा उसको हम आंसर सीरीज में लाएंगे, जो आपका टेस्ट सीरीज होगा। इन चीज़ों पे आधारित जो हम टेस्ट लिख लेंगे और आपको प्रॉपर फीडबैक मिल जाएगा, तो हम इस एग्जामिनेशन में किसी भी अभ्यर्थी से बेहतर कंडीशन में पाएंगे और हम एग्जामिनेशन में ज़रूर बेहतर काम कर पाएंगे। एंड होप अगर जितना मेरा प्रयास है उतना आपका प्रयास मिल जाए तो एक बेहतर रिजल्ट की हम कामना कर सकते हैं। प्रॉमिस के लिए हम करता हूँ कि इस चीज़ को हम मोड ऑफ परफेक्शन तक ले जाएंगे, जहाँ दोनों काम करके हम एक बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं। थैंक यू। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।